प्रोनाउंस। आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने इसे सुना होगा, लिखा भी देखा होगा, लेकिन एक्चुअली में क्या है प्रोनाउन? चलिए जानते हैं। प्रोनाउन वो शब्द है जिसको हम नाउन के प्लेस पर यूज़ करते हैं। तो अब आप बोलोगे अगर हमारे पास पहले से नाउन है तो हमें प्रोनाउन की ज़रूरत ही क्या है? वेल रेपिटिशन को अवॉइड करने के लिए और लैंग्वेज को स्मूथ बनाने के लिए हम प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड इट थ्रू वन एग्जांपल, इट वुड हेल्प क्लैरिफाई योर डाउट्स। एग्जाम्पल है अंकुश सेड अंकुश विल कॉल अंकुश फ्रेंड। पहले तो प्रोनाउन लर्न करने से पहले यू मस्ट नो व्हाट इज अ नाउन। अगर अगर आपको ये नहीं पता है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जो मैंने नाउन पर बनाई हुई है उसको आप चेकआउट कर सकते हो जाकर। ओके, नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक। इस एग्जाम्पल में अंकुश क्या है? नाउन है। जब आप किसी को बोलोगे कि अंकुश ने कहा, अंकुश अंकुश के दोस्त को फोन करेगा, तो ये सुनने में कितना अजीब स्ट्रेंज लगता है और कितना ही कंफ्यूजिंग है। लेकिन अगर आप ये बोलते अंकुश सेड ही विल कॉल हिज फ्रेंड, तो कितना ऑर्गेनिक, नेचुरल और स्मूथ आपका जो एक्सप्रेशन है वो फ्लो कर रहा है और साथ में आपकी रेपिटेशन भी नहीं आ रही है। अब अंकुश सेड ही विल कॉल हिज फ्रेंड में अंकुश जहाँ-जहाँ पर था 3 जगह पे था, उसमें से हमने 2 पे से अंकुश को हटाकर जिस शब्द का हमने यूज़ किया है वो दोनों ही आपके प्रोनाउन हैं, ही एंड हिज। और मैंने डेफिनिशन में बोला था कि वो कोई भी वर्ड जो नाउन को रिप्लेस करे उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। अब प्रोनाउन आने से पहले नाउन का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोनाउन किसको रिप्लेस करता है? नाउन को ही रिप्लेस करता है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल यू सेड राम इज़ अ डियर फ्रेंड ऑफ माइन, ही ऑलवेज़ स्टैंड्स फॉर मी। तो आपने दूसरे सेंटेंस में राम को ही से रिप्लेस कर दिया, तो ही आपका क्या बन गया? प्रोनाउन बन गया। लेकिन अगर आप किसी को बोलते, पहले से ही ये बोलते, ही इज़ अ डियर फ्रेंड ऑफ माइन, ही ऑलवेज़ स्टैंड्स फॉर मी, तो सुनने वाले को लगेगा कि ये ही कौन है? वो तो कोई भी हो सकता है, आपने उसको एस्टैब्लिश ही नहीं किया, आपने उसको कोई नाम, नाउन दिया ही नहीं। इसीलिए किसी भी एस्से को, सेंटेंस को लिखने से पहले सबसे पहले हम पहले सेंटेंस में हमेशा नाउन का यूज़ करते हैं और उसके बाद आने वाले सेंटेंसेस में हम उसी नाउन को प्रोनाउन से रिप्लेस कर सकते हैं। प्रोनाउंस बेसिकली आपकी स्पीच को एज़ वेल एज़ योर रिटन एक्सप्रेशन, राइटिंग में या फिर बोलने में उसको फ्लो, क्लैरिटी और एक जो रिदम जो बहुत ज़रूरी होती है आपकी लैंग्वेज में, उसको देने का काम करता है। अगर मैं टाइप्स की बात करूँ, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन। इनका यूज हम स्पेसिफिक लोगों और चीजों के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही सिंग्स, दे अराइव्ड। ये दो तरह के बेसिकली हैं आपके सब्जेक्ट प्रोनाउंस, यानी उन लोगों के लिए जो सब्जेक्ट यानी कर्ता का जो रोल प्ले कर रहा है, उसके लिए हम सेंटेंस में इनको यूज करते हैं। सब्जेक्ट कौन होता है? जो कोई काम करता है, डूअर, काम करने वाला। फॉर एग्जाम्पल मोहन राइट्स वेरी वेल, ही ऑफन गेट्स अ लॉट ऑफ प्रेज फॉर हिज एसेज। इसमें सब्जेक्ट कौन है? मोहन। डूअर कौन है? काम कौन कर रहा है? कौन लिखने का काम करता है? मोहन करता है। और मोहन को हमने नेक्स्ट सेंटेंस में किससे रिप्लेस कर दिया? ही से। तो ही हमारा क्या बन गया? प्रोनाउन। लेकिन कौन सा प्रोनाउन? सब्जेक्ट प्रोनाउन, क्योंकि ही ने किसको रिप्लेस किया है? सब्जेक्ट को रिप्लेस किया है। इसी तरह से बाकी जो आपके सब्जेक्ट प्रोनाउन हैं, आई मतलब मैं, यू मतलब आप या तुम, ही मतलब वह, विच इज यूज्ड फॉर बॉयज, शी का मतलब भी वह है लेकिन इसका यूज हम गर्ल्स के लिए करते हैं, इट का जो यूज है उसका यूज हम एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं, वी मीन्स हम, दे मीन्स वो। ये दोनों ही आपके प्लूरल हैं। अब दूसरा जो टाइप है वो है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। इन माय प्रीवियस वीडियो ऑन नाउन्स आई एक्सप्लेन्ड कि ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट क्या है? जिस चीज पर कुछ काम होता है। अभी जिस चीज पर काम हो रहा है वो इंसान भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, कोई नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आई कॉल्ड रोहित यस्टरडे, आई इनवाइटेड हिम टू माई बर्थडे पार्टी। सब्जेक्ट प्रोनाउन आपका बन गया आई, कॉल आपकी बन गई वर्ब, और ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? रोहित है, क्योंकि एक्शन, एक्शन क्या है? वर्ब क्या है? कॉल। और वो कॉल किसको की गई है? रोहित को कॉल की गई है, तो रोहित बिकम्स योर ऑब्जेक्ट। तो नेक्स्ट सेंटेंस में हमने रोहित को किससे रिप्लेस कर दिया? हिम से रिप्लेस कर दिया। तो हिम क्या बन गया आपका? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, क्योंकि हिम किसे रिप्लेस कर रहा है? ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहा है। इस टेबल में आप देख सकते हो सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। जब सब्जेक्ट प्रोनाउन आपका आई है तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में वो मी बन जाता है, ही हिम बन जाता है,
शी के लिए हर, वी के लिए अस, दे के लिए देम, यू के लिए यू एंड इट के लिए इट ही आपका रहता है। दीज आर टू एक्सेप्शंस। आवर सेकंड टाइप इज पोजेसिव प्रोनाउंस, तो जो पोजेशन को यानी बिलोंगिंग को शो करे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, पोजेशन क्या है? कोई भी वो चीज जो आपको बिलोंग करती है, जिसके आप मालिक हो, जिसको आप ओन करते हो, पोजेस करते हो। इस को भी समझने के लिए लेट्स टेक वन एग्जांपल, दैट इज योर बुक, वह किताब आपकी है। इसको हमने रिप्लेस कर दिया दैट इज योर्स। तो योर बुक को हमने किससे रिप्लेस कर दिया? योर्स से रिप्लेस कर दिया। इसके भी आगे दो टाइप हैं, एक पोजेसिव प्रोनाउन जो कि इंडिपेंडेंट है, जिनका मतलब है उनके पीछे कोई भी नाउन नहीं आता, जैसे कि आप इस एग्जांपल में भी देख सकते हो। दैट इज योर बुक को हमने किससे रिप्लेस किया है? दैट इज योर्स। योर्स के पीछे कोई भी नाउन नहीं आया है, इसलिए ये पोजेसिव प्रोनाउन है, लेकिन कौन सा टाइप? इंडिपेंडेंट। दूसरा जो है वो हमारा होता है पोजेसिव डिटर्मिनर्स, जिसमें हम डिपेंडेंट फॉर्म्स की बात करते हैं। कुछ जो इंडिपेंडेंट पोजेसिव प्रोनाउंस हैं योर्स के अलावा, वो है माइन, हिज, हर्स, आर्स, देयर्स, ये सभी इंडिपेंडेंट कैटेगरी के अंदर आते हैं। नाउ कमिंग बैक टू पोजेसिव डिटर्मिनर्स, जो कि डिपेंडेंट फॉर्म्स हैं आपकी, उनके पीछे यूजुअली हम नाउन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दैट इज योर बुक, यहाँ पे योर क्या है? आपका प्रोनाउन, और बुक क्या है? नाउन है। योर यहाँ पे आपका पोजेसिव डिटर्मिनर, डिपेंडेंट फॉर्म है। इसमें योर के अलावा माय मतलब मेरा या मेरी, योर मतलब तुम्हारा या आपका, हिज मतलब उसका, हर मतलब भी उसका, बट हिज बॉयज के लिए, हर गर्ल्स के लिए, आर मतलब हमारा, एंड देयर मतलब उनका। ये सभी आपके डिपेंडेंट फॉर्म्स में कैटेगराइज होते हैं। द थर्ड टाइप इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। इसका यूज हम तब करते हैं जब एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही दोनों सेम हो जाए, यानी काम करने वाला भी और जिस पर काम हो रहा है वो दोनों ही सेम हो गए। फॉर एग्जाम्पल, राम टोट राम की बजाय राम टोट हिमसेल्फ हम बोलेंगे, बिकॉज राम ने राम को पढ़ाया, मतलब तो ये भी हो सकता है ना कि दो अलग अलग राम हैं। तो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी सच कंफ्यूजन एंड टू टेल देम दैट कि जिसने काम किया है उसने खुद पर ही काम किया है, तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं। आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है माई सेल्फ, इसी तरह से यू का योर सेल्फ, ही का हिमसेल्फ, इट का इटसेल्फ, शी का हर सेल्फ, वी का आर सेल्फ। बिकॉज दो या दो से ज्यादा लोगों की हम बात कर रहे हैं, दैट इज वाई इट इज सेल्फ एंड नॉट सेल्फ। सिमिलरली दे के लिए देम सेल्फ। आपने कई बार ऐसे एक्सप्रेशन भी लिखे देखे होंगे जहाँ पे आप आई माई सेल्फ सोल्ड इट, आई के तुरंत बाद माई सेल्फ का यूज है, दे के तुरंत बाद देम सेल्फ का यूज है। वेल, दीज इस तरह के जो आपके एक्सप्रेशन है, दीज आर नॉट ग्रामेटिकल नेसेसिटीज। वो आपका इम्फेटिक एक्सप्रेशन, किसी बात पर जोर देने के लिए, जब आपको सामने वाले का ध्यान अपनी तरफ खींचना है या किसी बात पर जोर देना है, उसको इम्फेसाइज करना है, तब हम इस तरह के एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। इसका मतलब है कि ये मैंने खुद ही सोल्व किया है, तो आप उस बात पर जोर दे रहे हो। अगर आप इसको सेंटेंस से रिमूव भी कर दोगे उस एक्सप्रेशन में, तो सेंटेंस पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। Okay. Our next step is demonstrative pronouns. And English has only four such pronouns. This, that, these, those. और ये आपके डिस्टेंस पर डिपेंड करते हैं। अगर कोई चीज आपके पास में है तो आप दिस और दीज का यूज करते हो। दिस इज सिंगुलर एंड दीज बिकम्स प्लूरल। इसी तरह कोई चीज अगर बहुत दूर है आपसे, डिस्टेंस पर है, और उसको आपको पॉइंट आउट करना है, तब आप यूज करते हो दैट का और दोज का। दैट इज अगेन फॉर सिंगुलर, दोज is for plurals. This is mine, for example. यह मेरा है। Those are fresh. वो fresh हैं। और demonstrative pronouns can function as both subject and object pronoun. मतलब वो सेंटेंस के शुरुआत में भी आपको देखने को मिल सकते हैं और सेंटेंस के एंड में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माइन और आई लाइक दिस। पहले वाले सेंटेंस में दिस सेंटेंस के आगे है और दूसरे वाले में पीछे है। Our next type is interrogative pronoun, जिसको हम WH pronouns भी बोल सकते हैं, जिनका यूज क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। मेन जो आपके WH pronouns हैं वो है who, whom, whose,
what and which. एक distinction that you must know, where, when, why and how, ये आपकी adverbs होती हैं. Do not confuse them for pronouns. हु का हम लोगों के लिए यूज करते हैं, जिसका मतलब आप हिंदी में लगा सकते हो कौन या किसने, और ये आपका एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है. फॉर एग्जाम्पल हु केम, मतलब कौन आया. हु ब्रोक द विंडो, किसने जो है विंडो को तोड़ दिया. हु कहाँ पे है, सेंटेंस के शुरुआत में, सब्जेक्ट का यहाँ पे काम कर रहा है. whom का यूज भी हम लोगों के लिए करते हैं, बट वो ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करता है. फॉर एग्जाम्पल whom डिड यू कॉल, हालांकि मॉडर्न इंग्लिश में आप whom को who से रिप्लेस कर सकते हो, वो परफेक्टली फाइन है, इट इज एक्सेप्टेबल. whose पोजेशन को शो करता है. फॉर एग्जाम्पल whose पेन इज दिस, यह पेन किसका है. इसका यूज आप लोगों के लिए, एनिमल्स के लिए, थिंग्स के लिए कर सकते हो. व्हाट का यूज किसी भी चीज, कोई आइडिया के लिए हम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हाट हैपेंड, क्या हुआ. व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए. विच का यूज हम एक स्पेसिफिक नॉन चॉइसेस में, अगर कोई चीज को आपको सिलेक्ट करना है उसके लिए करते हैं. फॉर एग्जाम्पल विच बुक डू यू वांट. आप इसे ऐसे समझिए कि आप एक बच्चे के साथ, 5 या 6 साल के बच्चे के साथ किसी टॉय शॉप पे जाते हैं और उसको आप बोलते हो, अपनी फिंगर को पॉइंट आउट करके एक शेल्फ की तरफ जहाँ पे कुछ टॉयज़ रखे हुए हैं, व्हिच टॉय डू यू वांट? तो आप उसको एक लिमिटेड चॉइस दे दे रहे हो कि इन्हीं टॉय में से आप मुझे बताओ, आपको कौन-सा चाहिए? तब हम व्हिच का यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप यहाँ पर बोलते व्हाट टॉय डू यू वांट, इसका मतलब आपने उसको अनलिमिटेड चॉइस दे दी है. अब वो आप ये समझिए कि आप उसको टॉय शॉप पर नहीं लेके गए. वो घर पर है और घर पे ही आप उससे पूछ रहे हो व्हाट टॉय डू यू वांट, कि जो भी उसके दिमाग में आए वो बोल दे. टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. व्हिच कलर डू यू लाइक, जब आप ये पूछते हो, इसका यूजुअली जो मतलब होगा वो ये होगा कि आपने सामने वाले को 3-4 कलर पहले से बता दिए हैं, ऑप्शन दे दिया है और उसको उनमें से सिलेक्ट करके आपको बताना है. जब आप किसी को बोलते हो व्हाट कलर डू यू लाइक, तब आप उनको अनलिमिटेड चॉइस देंगे कि आपका कोई सा भी जो कलर फेवरेट है वो आप मुझे बताओ, जो कि राइट एक्सप्रेशन है. इंडिया में यूजुअली हम विच को जो है व्हाट से कंफ्यूज करते हैं. ओके, तो जब आपको किसी से पूछना हो और आप उसको कोई चॉइस नहीं दे रहे, तो आपको व्हाट का यूज करना चाहिए, ना कि विच का. आवर नेक्स्ट टाइप व्हिच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट इज रिलेटिव प्रोनाउंस. हालांकि सभी इंपॉर्टेंट है, बट एक काफी ही इंपॉर्टेंट है. इसका यूज हम क्लोजेस को जोड़ने के लिए करते हैं. तो अब आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में क्लोजेस क्या होते हैं, जो कि मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में समझाऊंगा. तो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हम रिलेटिव क्लोज, जो कि एक टाइप का ही क्लोज है, रिलेटिव प्रोनाउन सॉरी, इसका यूज हम रिलेटिव क्लोज को जोड़ने के लिए और इंट्रोड्यूस करने के लिए, और जो पहले से नाउन आपका प्रेजेंट है सेंटेंस के अंदर, उसको रिफर बैक करने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द बुक दैट आई बोट यस्टरडे इज इंटरेस्टिंग, यानी वो किताब जो मैं कल खरीद कर लाया था वो इंटरेस्टिंग है. अब जो मीन्स दैट किसकी बात कर रहा है, जिसकी तरफ, किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, बुक की तरफ. तो बुक क्या हुआ, नाउन, और दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन हुआ कि दैट किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, बुक की तरफ. आपके मेन रिलेटिव प्रोनाउंस हु, whom, whose, which, that and what, ये सब हैं. who का यूज लोगों के लिए करते हैं, which का चीजों के लिए, और that can be used for both people as well as things. और इनके 3 मेन काम हैं, जो कि पहला, जो नाउन आया है उसको रिफर बैक करना, क्लोजेस को आपस में जोड़ना, और क्लोज के अंदर ही ये बोथ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द मैन हु कोल्ड, तो यहाँ पे द मैन कौन है, ये जो हु है ये द मैन को रिफर कर रहा है, और कोल्ड के सब्जेक्ट के तौर पे एक्ट कर रहा है. whom भी लोगों के लिए यूज होता है, बट ऑब्जेक्ट के तौर पे हम इसका यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही इनवाइटेड द गर्ल, ही आपका सब्जेक्ट हो गया, इनवाइटेड आपका वर्ब, एंड द गर्ल इज योर ऑब्जेक्ट. द गर्ल whom ही इनवाइटेड, अब यहाँ पे द गर्ल क्या था, ऑब्जेक्ट. whom क्या बन गया अब आपका ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन. वाई, क्योंकि whom किसको रिफर बैक कर रहा है, द गर्ल. ही अगेन आपका सब्जेक्ट है, इनवाइटेड इज वर्ब, क्योंकि काम किसने किया है, ही ने किया है. और किस पर हुआ है, लड़की पर हुआ है. इसको इनवाइट किया गया है, लड़की को इनवाइट किया गया है. सो
गर्ल बिकम्स योर ऑब्जेक्ट एंड whom जो कि गर्ल को ही रिफर बैक कर रहा है बिकम्स योर ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन। whose जो है आपका पोजेशन को शो करता है, इसे हम लोगों के लिए, एनिमल्स और थिंग्स के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय हुज कार ब्रोक डाउन, यानी वह लड़का जिसकी कार खराब हो गई। तो यहाँ पर ये जो whose है ये किसको रिफर बैक कर रहा है? द बॉय। तो यानी whose यहाँ पर कार और द बॉय के बीच में एक पोजेशन का रिलेशन शो कर रहा है कि यह कार किसकी है, उस लड़के की कार है। विच का यूज हम चीज़ों के लिए और एनिमल्स के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द विच आई वोट, तो विच किसको रिफर बैक कर रहा है? बुक को। तो विच आपका अगेन एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ये सिंपली हु के तरह ही आपका काम करता है। विच इज जस्ट दैट, ये लोगों के लिए ना हम यूज करके एनिमल्स के लिए और चीज़ों के लिए यूज करते हैं। लेकिन एक चीज़ और जो आपको विच के बारे में पता होनी चाहिए कि विच आपका पूरे के पूरे एंटायर क्लोज को भी रिफर बैक करने का काम करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, ही फेल्ड द एग्जाम विच सरप्राइज्ड हिम, वह परीक्षा में असफल हो गया जिसने उसे सरप्राइज कर दिया। अब यहाँ पर जिसने किसी एक नाउन को रिफर नहीं कर रहा है, मतलब जो आपका विच है वो किसी एक नाउन को रिफर नहीं कर रहा है। अब तक जितने भी हमने रूल्स सीखे हैं उनके अकॉर्डिंग आपको पता है कि रिलेटिव प्रोनाउन अपने से आगे आने वाला जो नाउन है उसको रिफर करता है। तो उनके मुताबिक विच जो है एग्जाम को रिफर बैक करना चाहिए। बट क्या ऐसा है? क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम बोलते द एग्जाम विच सरप्राइज्ड हिम। लेकिन क्या हमारा ओरिजिनल सेंटेंस वो है? नहीं है। हमारा ओरिजिनल सेंटेंस क्या है? ही फेल्ड द एग्जाम विच सरप्राइज्ड हिम, क्योंकि एग्जाम ने उसे सरप्राइज नहीं किया है, एग्जाम में फेल होने ने उसे सरप्राइज किया है। तो विच आपका एग्जाम को नहीं, ही फेल्ड द एग्जाम, ये जो पूरा आपका मेन क्लोज है, जो आपका एंटायर क्लोज है, इसको रिफर बैक कर रहा है। तो यहाँ पे ही फेल्ड द एग्जाम जो सरप्राइज वर्ब है उसका सब्जेक्ट बन गया और उसी सब्जेक्ट को विच रिफर बैक कर रहा है। दैट आई वुड से आपका सबसे फ्लेक्सिबल रिलेटिव प्रोनाउन है। इसका यूज हम लोगों के लिए, चीजों के लिए, एनिमल्स के लिए, सबके लिए कर सकते हैं। द मैन दैट केम, फॉर एग्जाम्पल द बुक दैट आई बोट। अगर आप स्क्रीन पर देखो तो दो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं। वन इज सेइंग माय ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली इज विजिटिंग मी, एंड द अदर वन सेज माय ब्रदर दैट लिव्स इन दिल्ली इज विजिटिंग मी। द ओनली डिफरेंस परसीवेबल हियर इज फर्स्ट सेंटेंस में हमने हु लिव्स इन दिल्ली को सेट ऑफ किया है, सेपरेट किया है कोमा से, बट वो चीज दूसरे में हमने नहीं की है। वाई? जब किसी इंफॉर्मेशन को आप कॉमा से सेट ऑफ करते हो उसे यूजुअली एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कंसिडर किया जाता है। इट मींस अगर आप उसको सेंटेंस से रिमूव भी कर दोगे इट वुड नॉट मेक मच डिफरेंस टू द कोर मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। द कोर मीनिंग ऑफ द सेंटेंस वुड स्टिल रिमेन अनचेंजेबल, वुड बी प्रिजर्व्ड। लेकिन जब आप दैट का यूज करते हो रिफर बैक करने के लिए तो वहां पर आप कोमा का यूज नहीं कर सकते, और इसलिए उसे हम एसेंशियल इंफॉर्मेशन के तौर पर कंसीडर करते हैं, ना कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तौर पर। टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली, लेट्स टेक लुक एट वन मोर एग्जांपल। माय ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली इज विजिटिंग, एंड द अदर सेंटेंस इज सेइंग माय ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली इज विजिटिंग। एक को हमने कॉमा से सेपरेट किया है, एक को नहीं किया है। द वन विच इज बीइंग सेट ऑफ बाय कॉमा, इसका यहाँ पर मतलब है कि आपका एक ही भाई है जिसकी आइडेंटिटी पहले से नोन है, लोगों को पता है, और वो आपको विजिट करने आ रहा है। तो अगर आप वहां से हु लिव्स इन दिल्ली भी हटा दोगे बिकॉज पीपल ऑलरेडी नो कि कौन सा भाई है, क्योंकि भाई ही एक है, तो वो वहां पर क्या हो गया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई। तो अगर आप उसको रिमूव भी कर दोगे सेंटेंस से इट वुडंट मेक मच डिफरेंस। लेकिन अगर आप कोमा नहीं लगा रहे हो, जो कि मैंने सेकंड सेंटेंस में किया है, यहाँ पर इसका मतलब है कि यू हैव मोर देन वन ब्रदर, कि आपके एक से ज्यादा भाई हैं, उनमें से जो दिल्ली में रहता है वो आपको मिलने के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे डिस्टिंक्शन करना बहुत ज़रूरी है लोगों को बताने के लिए कि कौन-सा भाई आपका मिलने आ रहा है, क्योंकि आपके पास एक से ज़्यादा भाई हैं। इसलिए हमने यहाँ पे कॉमा का यूज़ नहीं किया। तो ये एक एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है, इसको आप रिमूव नहीं कर सकते। अगर आप इसको रिमूव करोगे तो सेंटेंस का कोर मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। फिर इसका मतलब है कि आपका सिर्फ एक भाई मिलने आ रहा है, कौन-सा है आपने स्पेसिफाई नहीं किया। Our last type is indefinite pronouns.
इसका यूज़ हम नॉन स्पेसिफिक लोगों और चीज़ों के लिए करते हैं, जैसे कि समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, एवरीथिंग, नथिंग, एनीवन, एवरीवन, नो वन। ये सभी के सभी आपके इंडेफिनिट प्रोनाउंस के अंदर आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, समवन नॉक्ड, मतलब किसी ने खटखटाया, लेकिन किसने खटखटाया पता ही नहीं है, तो वो क्या है? नॉन स्पेसिफिक है। कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस हमारी क्वांटिटी रिलेटेड होते हैं, जैसे ऑल, सम, नन, मैनी, फ्यू, सेवरल, मच, मोर, मोस्ट। फॉर एग्जांपल, मैनी आर absent. कीप वन थिंग इन माइंड, एवरीवन, समवन, नोबडी, ईच, ये सभी आपके सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। दैट इज व्हाई समवन इज आउट देयर, एवरीवन इज रेडी, नोबडी नोस। हालांकि वो रिफर एक से ज्यादा लोगों को करते हैं, बट ग्रामेटिकली दे आर कंसीडर्ड टू बी सिंगुलर। प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउंस में मैनी, फ्यू, सेवरल और बोथ जैसे प्रोनाउन आपके आते हैं। फॉर एग्जांपल, मेनी आर मिसिंग, सेवरल वर इनवाइटेड। वो प्रोनाउन that can be both singular and plural depending upon the context, वो है whole, some, none, most and more. For example, some is missing, यहाँ पर some आपका एक uncountable नाउन है, मतलब सॉरी प्रोनाउन है जिसको आप गिन नहीं सकते, which is why it is considered to be singular. Some are missing, यहाँ पर some क्या है? काउंटेबल है, और एक से ज्यादा लोगों की हम बात कर रहे हैं या चीजों की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर are का यूज कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल एंड होप यू लर्न समथिंग न्यू। And if yes, please like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching. See you in the next